हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम अंशुल। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल इनक्रेडिबल स्टडीज। और आज हम लेके आए हैं ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस का फोर्थ लेक्चर। ये इसका सेकंड लास्ट लेक्चर होगा। इसके बाद एक और लेक्चर आएगा जिसके अंदर इस चैप्टर को कंप्लीट कर देंगे। आज के लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं पल्मोनरी वॉल्यूम एंड कैपेसिटीज, और डिफ्यूजन मेम्ब्रेन के बारे में पढ़ेंगे, और एक्सचेंज ऑफ गैसेस कैसे होगा। ठीक है, डिफ्यूजन कैसे होगा, थ्रू ब्लड और टिश्यू के बीच में, थ्रू एल्वेलाई और ब्लड के बीच में कैसे होगा वो देखने वाले हैं। तो फिलहाल सबसे पहले अपनी हेडिंग लगा लो, पल्मोनरी वॉल्यूम एंड कैपेसिटीज। पल्मोनरी वॉल्यूम एंड कैपेसिटीज। ठीक है, पल्मोनरी वॉल्यूम। पल्मोनरी वॉल्यूम वो होगी जो जितनी एयर आप अंदर ले रहे हैं और जितनी एयर आप बाहर छोड़ रहे हैं। ठीक है, उसे हम अलग अलग करके पढ़ लेंगे। वो कैसे पढ़ेंगे वो भी देखना। तो आपकी पल्मोनरी वॉल्यूम होगी, आप कितनी हवा अपने लंग्स के अंदर भर सकते हो और कितनी हवा अपने लंग्स से बाहर निकाल सकते हो, वो होगी हमारी पल्मोनरी वॉल्यूम। और वॉल्यूम से ही मिलके कैपेसिटी बनेगी कि हमारा लंग कितनी होल्ड कर पा रहा, कितनी वो बाहर निकाल पा रहा, वो हमारी क्या होगी, कैपेसिटीज होगी। तो अगर हम लिखना चाहे पल्मोनरी वॉल्यूम क्या होगी, इट इज द वॉल्यूम ऑफ एयर टेकन इन एंड आउट। ठीक है, कितनी हवा हम ले रहे हैं और छोड़ पा रहे। कैपेसिटी, कितना लंग्स हमारा होल्ड कर पा रहा, तो इट इज द टोटल ऑफ पल्मोनरी वॉल्यूम। तो सबसे पहले बात कर लेंगे पल्मोनरी वॉल्यूम के बारे में। तो अपनी नेक्स्ट हेडिंग लगा लेना, या स्टार पॉइंट जैसे भी करके लगानी हो, पल्मोनरी वॉल्यूम। ठीक, तो जो हमारी पल्मोनरी वॉल्यूम होगी वो चार टाइप की होगी। तो इट इज ऑफ फोर टाइप्स। ठीक है, 1 2 3 4। तो हमारे पास चार टाइप की पल्मोनरी वॉल्यूम होगी। नंबर 1, इंस्पिरेटरी, रिजर्व वॉल्यूम। ठीक है, उसके बाद टाइडल वॉल्यूम। अच्छा, इनकी शॉर्ट फॉर्म लिख लेना, आप बाद में काम आएगी, IRV, TV। नेक्स्ट, एक्सपायरेटरी, रिजर्व वॉल्यूम। ठीक है, ERV। और लास्ट में रेसिडुअल वॉल्यूम। तो ये हमारे पास चार टाइप की वॉल्यूम होगी। अब इन्हें हमें एक एक करके समझना है कि कौन कौन सी का क्या मतलब है। तो आप फटाफट इसे नोट करो या स्क्रीनशॉट लो, इसके बाद अपना टॉपिक शुरू करते हैं। चलो शुरू करते हैं। अब एक काम करो, अपने पेज को चार हिस्सों में डिवाइड कर दो। सबसे पहले रेसिडुअल वॉल्यूम, नेक्स्ट एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, फिर टाइडल वॉल्यूम, और लास्ट इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। शॉर्ट फॉर्म याद कर ली होगी आपने, वैसे तो इजी है, सबके इनिशियल उठा लेना। रेसिडुअल वॉल्यूम RV, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम ERV, टाइडल वॉल्यूम TV, और इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम IRV। ठीक है, एक एक करके सबको समझेंगे। रेसिडुअल वॉल्यूम समझ लो, फिर लिखते हैं। देखो, आपने क्या करना, सांस पूरी बाहर छोड़ देनी जितनी भी है। तो जितनी भी आपने सांस बाहर छोड़ दी एंड तक, जब तक अंदर से आवाज नहीं आती भाई और नहीं, तो जितनी भी आप हवा छोड़ते होगे छोड़ते होगे छोड़ते होगे, कितनी आप कोशिश कर लेना, लेकिन हमेशा एक वॉल्यूम ऑफ एयर आपके लंग्स में रहेगी रहेगी, ताकि आपके लंग्स कोलैप्स ना कर जाए। तो वो जो बची हुई वॉल्यूम है, इवन आफ्टर फोर्सफुल, आप जानबूझ के निकाल लेना फोर्स लगा के, फोर्सफुल एक्सपीरेशन, उसके बाद भी जो वॉल्यूम आपके लंग्स में बच रही है उसे हम क्या बोल देंगे, ERV। तो लिख लेंगे, सॉरी RV, रेसिडुअल वॉल्यूम। इट इज द वॉल्यूम
ऑफ एयर remains in the lung even after forceful expiration। ठीक है, कितना ही जोर लगा लेना, अपने लंग्स में से आप पूरी हवा बाहर नहीं निकाल सकते। ठीक, तो जो बची हुई होगी कितनी होगी, लगभग ये होगी 1100 से 1200 ml। नेक्स्ट समझेंगे एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। अब इसका क्या मतलब है, आपने क्या करा, इनहेल कर लिया, नॉर्मल बाहर छोड़ दिया। अब नॉर्मल के बाद जो आप फोर्सफुल एक्सपायरेशन करोगे, नॉर्मल के बाद जो आप एक्स्ट्रा हवा निकाल रहे वो कौन सी होगी, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। ये कौन सी थी, जो हमने एक्स्ट्रा हवा निकाल ली उसके बाद भी जो बच गई, रेसिडुअल वॉल्यूम। और जो हमने एक्स्ट्रा हवा निकाल ली थी वो कौन सी थी, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। तो इट इज द वॉल्यूम ऑफ एयर रिलीज्ड आफ्टर फोर्सफुल एक्सपायरेशन। ठीक है, जितना फोर्सफुल एक्सपायरेशन करके अपने लंग से जितनी हवा निकाल सकते हो उसे बोल देंगे हम ERV। ये कितनी होगी, ये होगी लगभग 1000 से 1100 ml। इतनी हवा आप क्या कर सकते हो, निकाल सकते हो नॉर्मल इंस्पिरेशन करने के बाद। सांस ले ली, अब इसके बाद जितनी हवा निकाल लोगे तो वो 1100 से, तो वो 1000 से 1100 निकाल सकते हो, और जो बची रह जाएगी वो कितनी होगी, 1100 से 1200। टाइडल वॉल्यूम जो नॉर्मल ली और छोड़ दी, तो इट इज द नॉर्मल inhalation and exhalation वॉल्यूम ऑफ एयर। ये होगी लगभग लगभग 500 ml। ठीक, उसके बाद हमारी है इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। अब अभी तो हमने एक्सपिरेटरी देखी थी, एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम कितनी हम अपने लंग से निकाल सकते हैं, फिर उसके अंदर जितनी बच गई रेसिडुअल वॉल्यूम। नॉर्मल हमारी जो हम नॉर्मल ब्रीथ कर रहे हैं 500 ml, छोड़ रहे 500 ml ले रहे। लास्ट में इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, कितनी सांस आप अपने लंग्स के अंदर भर सकते हो, कैसे, फोर्सफुल इंस्पिरेशन करके, जान लगानी पड़ेगी ना। तो कितनी हवा आप अपने लंग्स के अंदर भर सकते हो, वो कौन सी हमारी इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। तो इट इज द वॉल्यूम ऑफ एयर इनहेल्ड आफ्टर फोर्सफुल इंस्पिरेशन। ठीक है, इंस्पायरेशन, कितना फोर्सफुल इंस्पायर करके आप अपने लंग्स के अंदर हवा भर सकते हो, तो कितनी होगी, लगभग लगभग 2500 से 3000 ml। ठीक है, तो चारों समझ में आ गए होंगे, बहुत इजी है। एक एक बार सबको इनकी डेफिनेशन पढ़ना, उसके बाद समझ के लिखना, बहुत इजी है, तो एक बार इसे नोट करो। नेक्स्ट पल्मोनरी वॉल्यूम तो हमारी होगी, अब पढ़ेंगे पल्मोनरी कैपेसिटीज। पल्मोनरी कैपेसिटीज, जिसने वॉल्यूम ढंग से पढ़ी होगी, कैपेसिटी बिल्कुल क्लियर, उससे रिलेटेड है सब। ठीक है, तो ये भी हमारे पास चार 5 टाइप की होगी। नंबर 1 फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी। ठीक है, नंबर 2 एक्सपायरेटरी कैपेसिटी। नंबर 3 इंस्पिरेटरी कैपेसिटी। नंबर 4 वाइटल कैपेसिटी। नंबर 5 टोटल लंग कैपेसिटी। ठीक है, ये 5 टाइप की होंगी। अब यही समझ लेंगे सारी की सारी, बहुत इजी है। नंबर 1 है हमारे पास फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी, यानी FRC शॉर्ट फॉर्म होगी। अगर मैं टाइडल वॉल्यूम यानी टीवी
सॉरी रेसिडुअल वॉल्यूम यानी आरवी और ईआरवी को जोड़ दूँ, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, तो ये बन जाएगी हमारी फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी। क्या मतलब है इसका? मैं अपने लंग्स के अंदर कितनी हवा होल्ड कर सकता हूँ, मतलब कितनी हवा बची रह सकती है नॉर्मल इंस्पिरेशन के बाद। तो मैंने सांस ले ली, छोड़ दी, उसके बाद भी कितनी हवा बची हुई, अभी मैंने फोर्सफुल करके बाहर नहीं निकाल दी, तो एक तो ईआरवी बची हुई जो मैं फोर्सफुल करके निकाल सकता हूँ, और एक जो मेरे लंग्स में हमेशा रहेगी रहेगी रेसिडुअल वॉल्यूम। तो रेसिडुअल वॉल्यूम कितनी थी, दोनों का मैक्सिमम ले लेंगे 1200 और इसका 1100, तो टोटल कितनी हो जाएगी 1300 ml। ठीक है, उसके बाद एक्सपायरेटरी कैपेसिटी, ये क्या होगी, मैंने नॉर्मल इनहेलेशन कर लिया, इनहेलेशन कर लिया, अब मैं कितनी हवा अपने लंग्स में से बाहर निकाल सकता हूँ, तो एक तो क्या निकाल लूंगा, ईआरवी निकाल दी, एक जो नॉर्मल मैंने अभी निकाली थी 500 ml टाइडल वॉल्यूम वाली और 500, तो एक तो ईआरवी निकाल सकता हूँ और एक नॉर्मल 500 वाली टाइडल वॉल्यूम निकाल सकता हूँ। तो पहले डेफिनेशन लिख लेंगे, इट इज द कैपेसिटी ऑफ एयर exhaled during normal inspiration। समझ नहीं आया तो दोबारा समझाता हूँ। मैंने क्या करा, सांस ली, नॉर्मल ली, ये हो गया मेरा इंस्पिरेशन। अब मेरे लंग्स के अंदर कितनी हवा है जो मैं बाहर निकाल सकता हूँ, तो मैंने सांस ले ली, कितनी ली होगी 500 ml, जो कि मेरी क्या थी टाइडल वॉल्यूम। तो ईसी क्या बन जाएगी, एक तो टाइडल वॉल्यूम प्लस, अब 500 तो बाहर छोड़ूंगा ना, छोड़ दी, अब इसके ऊपर और कितनी छोड़ सकता हूँ, वो थी मेरी ईआरवी एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, और छोड़ दी, तो ईआरवी, तो एक तो 500 ml और ईआरवी का मैक्स ले लो, कितना था 1100, तो कितनी निकाल सकता हूँ मैं अपने लंग्स में से हवा बाहर, 1600 ml। ठीक है, इजी है। इंस्पिरेटरी कैपेसिटी इसकी उल्टी, मैंने सांस छोड़ दी नॉर्मल 500 ml निकाल दी, अब मैं इसके बाद कितनी हवा अपने लंग्स के अंदर भर सकता हूँ, तो एक तो नॉर्मल वाली भरूंगा 500 भर ली, उसके ऊपर 2,500 से 3,000 वाली क्या थी मेरी इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, तो भर ली, तो वो टोटल कितनी होगी हमारी इंस्पिरेटरी कैपेसिटी बन गई, यानी मेरे लंग्स कितनी हवा होल्ड कर सकते हैं। ठीक, तो इट इज द कैपेसिटी ऑफ एयर inhaled during normal exhalation। ठीक है, तो क्या बन जाएगी हमारी इंस्पिरेटरी कैपेसिटी आईसी, क्या क्या जोड़ देंगे, एक तो जोड़ देंगे अपनी टीवी और प्लस आईआरवी, टीवी कितनी 500, आईआरवी कितनी 3,000, तो मैं नॉर्मल एक्सेलेशन के बाद अपने लंग्स में कितनी हवा भर सकता हूँ 3500। कैपेसिटी, वाइटल कैपेसिटी क्या होगी, मैं कितनी टोटल हवा, यहाँ खाली हमने बात करी थी एक्सेलेशन के दौरान, यानी मैंने एक्सेल कर दी, अब इसके ऊपर कितनी भर सकता हूँ, मैंने वो वाली बात नहीं करी अपने अंदर वाली जो 1100 से 1200 वाली प्रेजेंट थी, मैंने बात करी नॉर्मल एक्सेलेशन के बाद 500 छोड़ने के बाद, तो उसके बाद 500 ली और उसके बाद 2,500 3,000 और ले ली, कितनी बन गई 3500। ये वाली क्या होगी, मैं टोटल कितने अपने लंग्स के अंदर हवा होल्ड कर सकता हूँ। ठीक, तो इट इज द टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर inhaled during normal inspiration। तो VC इज इक्वल टू IRV प्लस टीवी, और जो हमारी बची रहेगी हमारे लंग्स में ERV, क्योंकि वो तो फोर्सफुल एक्सपायरेशन के बाद निकलेगी, प्लस ERV, सबका मैक्स उठा लो। IRV कितनी थी हमारे पास 3,000, ठीक है, टीवी कितनी थी 500, ERV कितनी थी 1200, टोटल कितनी होगी 3,000 500 700 4,700 ml। तो ये होगी हमारी इंस्पिरेटरी
इंस्पिरेटरी कैपेसिटी या फिर वाइटल कैपेसिटी। उसके बाद टोटल लंग कैपेसिटी, जितनी भी वॉल्यूम है सबको जोड़ दो, जितना हमारा लंग्स एक्सहेल करेगा इनहेल करेगा सब टोटल जोड़ दो। तो टोटल क्या हो जाएगा हमारे पास, इसकी शॉर्ट फॉर्म बना लो TLC। क्या क्या जोड़ देंगे, RV प्लस TV प्लस ERV प्लस IRV, कितनी बन जाएगी RV। रेसिडुअल वॉल्यूम कितनी थी 1200 प्लस 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 ERV को हो, यहाँ गड़बड़ होगी, ये 1100 थी तो बन जाएगी 4600, 1200 टाइडल वॉल्यूम 500, ERV 1100 और IRV 3000। जोड़ लो कितनी हो जाएगी 3000, 4000, 4100, 4600, 4800, 5800। ठीक है, तो ये होगी आपकी टोटल लंग कैपेसिटी। तो होप करता हूँ आपको वॉल्यूम और कैपेसिटी समझ में आ गया होगा, तो एक बार इसे नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो। तो ये हमारी हो गई खत्म वॉल्यूम्स और कैपेसिटीज। अब पढ़ते हैं अपना एक्सचेंज ऑफ गैसेस। एक्सचेंज ऑफ गैसेस, ठीक है। एक्सचेंज ऑफ गैसेस किस किस के बीच में देखना हमें, सबसे पहले हमने हवा इनहेल करी, एल्वेलाई तक पहुंचाई, एल्वेलाई और ब्लड के बीच में होगा, और फिर ब्लड और टिश्यूज के बीच में होगा। ठीक, तो दो तरीके का एक्सचेंज पढ़ना हमें, बिटवीन ब्लड एंड एल्वेलाई और बिटवीन ब्लड एंड टिश्यू। ठीक है, तो सबसे पहले देख लेंगे कि एल्वेलाई और ब्लड के बीच में कैसे चेंज होगी। उसके लिए हमें एक चीज पढ़नी पड़ेगी जिसे बोलेंगे हम डिफ्यूजन मेम्ब्रेन। तो डिफ्यूजन मेम्ब्रेन इंपॉर्टेंट चीज है जिसके बीच में असल में एक्सचेंज होगा, डिफ्यूजन मेम्ब्रेन। ये बनेगी एल्वेलाई और ब्लड वेसल के बीच में। ठीक है, तो यहाँ बना दूँ, आपकी एल्वेलाई होगी, और ये होगी हमारी ब्लड वेसल। ठीक है, ये होगी आपकी ब्लड वेसल। इसकी सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम, इसके अंदर RBC होंगे जो ब्लड का, वो ब्लड के अंदर होंगे और कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का एक्सचेंज करेंगे। ठीक है, फिर इसकी भी बेसमेंट वो होगी, सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम होगा इसमें भी। ठीक है, और बीच में इसके बनेगी बेसमेंट मेम्ब्रेन। ठीक है, ये होगी बेसमेंट मेम्ब्रेन। तो लिख लेंगे ये हो गया हमारा एल्वेलाई, उसके बाद ये होगी हमारी ब्लड वेसल, ये होगी हमारी बेसमेंट मेम्ब्रेन, ऑफ किसकी, ब्लड वेसल एंड एल्वेलाई। ठीक है, दूसरी चीज सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम, ठीक है, इसके अंदर भी है सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम। और ध्यान रखना जब ब्लड वेसल के अंदर एपिथेलियम होगा तो उसे बोल लेंगे हम एंडोथेलियम।
ठीक है, इनके बीच में क्या होगा, एक्सचेंज होगा, ऑक्सीजन अंदर, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर। हाँ, इतना, इसे बोल लेंगे हम डिफ्यूजन मेम्ब्रेन। और इसकी थिकनेस कितनी होगी, थिकनेस इज लेस देन 1 नैनोमीटर। ठीक है, 1 नैनोमीटर से भी इसकी थिकनेस कम होगी, क्योंकि ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज कराना। तो जितनी पतली लेयर होगी, जितनी पतली डिफ्यूजन मेम्ब्रेन होगी, उतना अच्छे तरीके से डिफ्यूज होगा और यहाँ से एक्सचेंज हो जाएगा। तो ये हमारी डिफ्यूजन मेम्ब्रेन। ठीक है, कुछ इतना हार्ड चीज नहीं है इसमें, बस आपको कुछ लेयर्स वगैरह के नाम याद रखने पड़ेंगे। डिफ्यूजन मेम्ब्रेन पूछ लेंगे, किस काम आएगी, फॉर डिफ्यूजन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन। ठीक, क्या लिख भी दूं मैं, इट इज द मेम्ब्रेन formed between blood vessel and alveoli। ठीक है, it helps in gaseous exchange। बस, ठीक है, नोट कर लो आप इसे। फिर नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट देखते हैं ऐसे कौन से फैक्टर होंगे जो गैसेस एक्सचेंज को इफेक्ट करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला फैक्टर क्या होगा, थिकनेस ऑफ डिफ्यूजन मेम्ब्रेन। जितनी मोटी डिफ्यूजन मेम्ब्रेन होगी, उतना डिफ्यूजन कम होगा। तो अगर थिकनेस ज़्यादा, उतना ही डिफ्यूजन क्या हो जाएगा, कम। ठीक है, डिफ्यूजन मतलब वो आर पार क्रॉस करना। नेक्स्ट, सोल्युबिलिटी ऑफ गैसेस। जितनी सोल्युबिलिटी, क्योंकि जितनी ज़्यादा ब्लड में घुलेंगी, उतना ज़्यादा क्या होगा, बढ़िया डिफ्यूजन होगा। सोल्युबिलिटी ज़्यादा तो डिफ्यूजन भी ज़्यादा, सोल्युबिलिटी कम तो डिफ्यूजन भी कम। नेक्स्ट, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैसेस। पार्शियल प्रेशर आगे देखेंगे, इसे हम बोल देंगे प्रेशर ग्रेडियंट। इसी के ऊपर आपका पूरा का पूरा क्या डिपेंड है, मतलब सबसे ज्यादा अगर कोई फैक्टर को इफेक्ट करेगा तो पार्शियल प्रेशर है, जिसकी मदद से गैसेस एक्सचेंज हो रहा। ठीक है, लास्ट, कार्बन डाइऑक्साइड इज मोर सोल्यूबल देन ऑक्सीजन। क्योंकि मेनली हमें तो ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट कराना है ज्यादा, कार्बन डाइऑक्साइड का तो कम ही कराना। तो कार्बन डाइऑक्साइड की उससे ज्यादा होगी तो वो भी दिक्कत करेगी। ठीक है, तो आप एक बार इसे फटाफट नोट कर लो, इसके बाद हम देखते हैं एक्सचेंज कैसे होगा गैसेस का। तो अब देखते हैं रियल एक्सचेंज ऑफ गैसेस कैसे होगा। तो मैंने एक टर्म यूज करी थी जिसका नाम था प्रेशर ग्रेडियंट, या फिर हम बोल सकते हैं पार्शियल प्रेशर। तो हमने जब ब्रीदिंग देख रहे थे इनहेलेशन और एक्सहेलेशन में, हमने क्या करा था, एक तरफ हाई प्रेशर क्रिएट करा था, एक तरफ लो प्रेशर। तो उसमें देखा था कि हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जो गैसेस थी वो मूव कर रही थी। सेम टू सेम फिनोमेना हमारी एल्वेलाई और हमारी ब्लड वेसल के बीच में भी चलेगा, और टिश्यूज और हमारी ब्लड वेसल के बीच में भी वही सेम चलेगा। एक तरफ हाई प्रेशर क्रिएट होगा, एक तरफ लो प्रेशर क्रिएट होगा, और वही हमारी गैसेस एक्सचेंज में क्या करेगा, मदद करेगा। तो एक एक करके शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारा हो गया एटमोसफेयर। ठीक है, अब एटमॉस्फेयर के अंदर जो पार्शियल प्रेशर है ऑक्सीजन का, वो है 159। यूनिट होगी mmOf/Hg। एक ही जगह यूनिट लिख रहा हूँ, बार बार लिखूंगा, खींची पीछे हो जाएगी। ठीक है, पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड जो बाहर होगा वो होगा 0.3 mmOf/Hg। ठीक, अब आ जाते हैं अपनी एल्वेलाई के ऊपर। एल्वेलाई के अंदर जो ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर होगा वो होगा 104, और कार्बन डाइऑक्साइड का जो पार्शियल प्रेशर होगा वो होगा 40। ठीक है, PCO2। अब देखो, पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का क्या है, बाहर ज्यादा, अंदर क्या है, कम। तो ऑक्सीजन कहाँ मूव कर जाएगी, अंदर। कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर अंदर ज्यादा, बाहर कम। तो कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ मूव कर जाएगी, बाहर। इतना समझ में आ गया। अब एल्वेलाई के अंदर हमारी ऑक्सीजन भर चुकी, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर होगी। तो ये होगी हमारी ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करने वाली, जिसका आपने नाम सुना होगा 10th क्लास में भी, पल्मोनरी वीन। ठीक है, इसके अंदर जो पार्शियल प्रेशर होगा ऑक्सीजन का
वो होगा 95 mm ऑफ Hg। ठीक है, तो एल्वेलाई के अंदर कितना 104, इसके अंदर कितना 95। तो ऑब्वियसली जो ऑक्सीजन होगी वो कहाँ मूव कर जाएगी, आपकी पल्मोनरी वेन के अंदर। ठीक है, ऑक्सीजन मूव करेगी, मूव करते करते कहाँ तक पहुंच जाएगी, हमारे लेफ्ट ऑरिकल तक पहुंच जाएगी। ठीक है, लेफ्ट ऑरिकल कहाँ पंप कर देगा, लेफ्ट वेंट्रिकल में, और लेफ्ट वेंट्रिकल से एओर्टा के थ्रू बाहर। ये वाली जो आपकी टिश्यूज तक कैरी करेगी ब्लड, इसका नाम होगा सिस्टेमिक आर्टरी। सिस्टेमिक आर्टरी। ठीक है, ये क्या कैरी करेगी, आपकी ऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब इसके अंदर भी पार्शियल प्रेशर देखना जरूरी, तो सेम जितना पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का यहाँ था उतना ही यहाँ पे रहेगा 95 mm ऑफ Hg। अब ऐसा नहीं है कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड है तो उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड बिल्कुल नहीं होगी, होगी उसके अंदर भी। इसके अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर होगा वो होगा 40 mm ऑफ Hg। ठीक है, अब ये ब्लड कैरी करते 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 कहाँ तक आएगा, हमारे टिश्यूज तक आ जाएगा, ये होंगे हमारे टिश्यू। ठीक है, अब टिश्यू के अंदर भी पार्शियल प्रेशर देखना जरूरी, तो यहाँ पे जो ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर होगा वो होगा 40 mm ऑफ Hg, और जो कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर होगा वो होगा 45 mm ऑफ Hg। ठीक है, अब यहाँ से जो ऑक्सीजन होगी, क्योंकि यहाँ क्या है हाई प्रेशर है 95, टिश्यू के अंदर कितना 40, तो ऑब्वियसली बात है कहाँ मूव कर जाएगी, हमारे टिश्यूज के अंदर। अब इसने जब अपनी सारी ऑक्सीजन इसे दे दी तो इसके अंदर क्या बचेगी, कार्बन डाइऑक्साइड, और उसका पार्शियल प्रेशर क्या था, कम, कितना था 40। टिश्यू ने भी जो पहले ऑक्सीजन आई होगी उसे यूज करके एनर्जी बना दी, और एनर्जी के साथ क्या रिलीज करी होगी, कार्बन डाइऑक्साइड। तो वो कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्ट करना, तो टिश्यू के अंदर कितनी है कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर 40, यहाँ कितना है सॉरी 45, और यहाँ कितना है 40। तो ऑब्वियसली बात है टिश्यू से कहाँ मूव कर जाएगी, हमारे ब्लड के अंदर, और कौन सा ब्लड बन जाएगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब ये जो वीन है जो कैरी करेगी, इसका नाम होगा सिस्टेमिक वीन। ठीक है, सिस्टेमिक वीन क्या कैरी करेगी, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब इसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड आ गई तो पार्शियल प्रेशर भी बढ़ जाएगा, तो यहाँ पे जो पार्शियल प्रेशर होगा कार्बन डाइऑक्साइड का वो होगा 45 mm ऑफ Hg। अभी ब्लड कैरी होते 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 कहाँ तक पहुंचेगा, राइट ऑरिकल तक। राइट ऑरिकल इसे पंप कहाँ कर देगा, राइट वेंट्रिकल में, और राइट वेंट्रिकल के थ्रू ये किस में चढ़ जाएगी, पल्मोनरी आर्टरी में, पल्मोनरी आर्टरी। और पल्मोनरी आर्टरी के अंदर भी सेम रहेगा इसका कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर 45 mm ऑफ Hg। ठीक है, अब 45 mm Hg इसके अंदर है, यहाँ तक पहुंच गया। एल्वेलाई के अंदर कितना 40, यहाँ कितना 45, तो ऑब्वियस सी बात है हाइयर से लोअर की तरफ मूव कर जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड आपकी एल्वेलाई के अंदर, फिर 40 से 0.3 की तरफ, और आपके शरीर से बाहर। तो ये था आपका डिफ्यूजन ऑफ गैसेस, बहुत ईजी है, एक बार और रिपीट करके देख लेना, बिल्कुल समझ में आ जाएगा। अपने हिसाब से आप थ्योरी बना लोगे, और डायग्राम सेम ये वाला लगा सकते हो। और ये जितने भी मैंने पार्शियल प्रेशर बनाए ये सब के सब आपकी एनसीईआरटी में दे रखे हैं कि कहाँ कहाँ कैसे प्रेजेंट होगा। ठीक, तो एक बार स्क्रीनशॉट लो। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, होप करता हूँ यह वाला लेक्चर आपको समझ में आया होगा। बहुत इजी रखने की कोशिश करी है, ज़्यादा हैवी बनाने की कोशिश नहीं करी। तो एक बार इसे चाहे आप दोबारा देख लेना, आपके समझ में आ जाएगा, और इसके नोट जरूर बना लेना। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।